Hello everyone. In the previous lecture we have discussed about algebraic operations of tensor और वो operations कौन कौन से थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन एंड क्वोशिएंट लॉ। जो क्वोशिएंट लॉ है वो टाइम पर डिपेंड करेगा, हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे या फिर नेक्स्ट में, क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाती है इसलिए। अब देखो, जब हम कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हमें जो रैंक है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने रैंक के बारे में बता चुकी हूँ कि रैंक की जो सिंपल डेफिनेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ सफिक्सेस, यानी कि किसी भी टेंसर क्वांटिटी के पास जितने नंबर ऑफ सफिक्सेस होंगे उतनी ही उसकी रैंक होगी, राइट। लेकिन अब देखो, अगर जो सफिक्सेस हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं। अगर रिपीट होंगे तो वो डमी सफिक्स हो जाएगी, और जो रिपीट होंगी सफिक्सेस उसको हम रैंक के लिए काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाली डेफिनेशन अधूरी है। तो हम इसको और एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैंक को, वो हो जाएगा नंबर ऑफ रियल सफिक्सेस। दैट मीन्स रियल का मतलब है कि जो क्वांटिटी हम अज्यूम करेंगे उसमें कोई भी सफिक्स रिपीट नहीं होगा। डमी के केस में तो रिपीट हो जाता है, और जो सफिक्स रिपीट होती है हम उसको रैंक में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो हो गई रैंक की डेफिनेशन। अगर और अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखो, रैंक आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, कि कॉन्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो, जैसे नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि कम होना, यानी कि किसी भी चीज़ में लेस होना एज कंपेयर टू एक्चुअल। अब टेंसर क्वांटिटीज़ के केस में हम इसको कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, आपने रैंडम कोई भी टेंसर क्वांटिटी अज्यूम कर ली जिसकी सफिक्सेस हैं कॉन्ट्रावेरिएंट है आई एंड कोवेरिएंट है जे एंड के। अब देखो, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शन जो हम ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि हम किन्हीं दो सफिक्सेस को सेम इक्वल पुट कर दें। इसका क्या मतलब है, जैसे आई को के इक्वल पुट कर दे या फिर जे के इक्वल पुट कर दे। देखो, जैसे मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आई इक्वल टू जे, या फिर आई इक्वल टू के भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हमने उस क्वांटिटी को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, राइट। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आई इक्वल टू जे पुट करती हूँ तो यहाँ भी आई हो जाएगा और ये के हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है कि ये एक डमी सफिक्स है, ठीक है। और ऐसा करने के कारण हमारे पास क्या रिजल्टेंट आया कि ये वाली सफिक्स तो अब काउंट नहीं होगी रैंक में, ये तो बिल्कुल क्रॉस। क्या बचा फिर, ओनली के, दैट मीन्स रैंक 1। और यहाँ पर क्या था, तीनों सफिक्स डिफरेंट थे, नॉन रिपीटेड थे, तो इसकी रैंक थी 3। अब देखो, कॉन्ट्रैक्शन करने के कारण हमें क्या मिला। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि इसकी डेफिनेशन ही ये बोलती है कि हम किन्हीं दो सफिक्सेस को इक्वल पुट कर दें। उसको इक्वल पुट करने के बाद हमें रिजल्टेंट मिला कि जो रैंक है वो 2 कम हो गई है जब हमने कॉन्ट्रैक्शन को अप्लाई किया, राइट। आई होप सो कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब हम इसकी जो मेन डेफिनेशन है, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। वो है होगी फ्रॉम एनी टेंसर ऑफ रैंक। आप कोई भी रैंडम रैंक मान सकते हैं, मान लीजिए अल्फ़ा रैंक है। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन ए टेंसर ऑफ
rank alpha minus 2 by an algebraic process known as contraction। ठीक है, यही हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी होता है। हम सिर्फ थ्योरी के माध्यम से ही नहीं समझ सकते कि क्या होगा, क्योंकि हो सकता है मैथमेटिकली हमारे पास कुछ और ही आ जाए, हमारी जो थ्योरी है वो हो सकता है गलत हो। तो हम देखते हैं अब इसको कि प्रूव कैसे करें। आप इसी एग्जाम्पल को अज्यूम कर लो। प्रूफ करने के लिए आपको करना पड़ेगा, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है a-i एंड j-k। अब इसकी इक्वल टू लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे। वो कैसे होगा, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो वैल्यू होगी वो अप टू 3 तक लाई करेगी। अब देखो, जब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें मिलेगा कर्ल एक्स बीटा वाई में कर्ल एक्स डैश जे, क्योंकि ये जो सफिक्स है वो नीचे के लिए नीचे ही रहेंगे। यहाँ हो जाएगा कर्ल एक्स डैश के, और जो ऊपर सफिक्स है उसके लिए कर्ल एक्स डैश आई। अब ये जो स्पेस है यहाँ पर कोई ऐसी इंडिसेस हमें यूज़ करनी है जो कि रिपीटेड ना हो, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कर्ल एक्स अल्फ़ा आई के लिए, और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कर्ल एक्स गामा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बीटा गामा या फिर अल्फ़ा ही यूज़ करो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो डेफिनेशन थी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए वो क्या कहती है, उसको हम कैसे करेंगे। आप पुट करोगे i इक्वल टू के। जब आप i इक्वल टू के पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो i a डैश i जे आई, यहाँ के की जगह पर आपने i पुट कर दिया, देन इट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ ये जो अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू है वो 1 होगी। अल्फ़ा बीटा एंड गामा इक्वल टू 1 अप टू 3। अब इस केस में भी ये वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगी, अल्फ़ा बीटा गामा अप टू 3। तो चेंज कहाँ आएगा, अब यहाँ पर सॉरी यहाँ एक टेंस्ड क्वांटिटी भी आएगी, वो मैं भूल गई, वो हो जाएगी ए अल्फ़ा बीटा एंड गामा। और अब यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू के पुट किया है। चलो देखते हैं क्या चेंज होगा, पुट करके देखते हैं। कर्ल एक्स बीटा बाय में कर्ल एक्स डैश जे, कर्ल एक्स गामा अपॉन कर्ल एक्स डैश के की जगह आई, दैट ये आपने पुट कर दिया, और यहाँ पर कर्ल एक्स डैश आई है ही आपके पास अपॉन कर्ल एक्स अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा ए अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ये जो वैल्यूज़ है आप लिख लेना, मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ इसे। इट विल बी इक्वल टू कर्ल एक्स बीटा बाय में कर्ल एक्स डैश जे, ये कैंसिल हो गया, और ये कर्ल एक्स गामा अपॉन कर्ल एक्स अल्फ़ा एंड ए अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखो हमने क्रोनेकर डेल्टा पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे देते हैं डेल्टा आई जे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ल एक्स एक्स आई अपॉन कर्ल एक्स जे, जहाँ पर अगर आई इक्वल टू जे होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो इसको हम क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर ये जो गामा एंड अल्फ़ा है अगर ये नॉट इक्वल हो जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमें जो क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन है उसमें वैल्यू सिर्फ जब ये दोनों सफिक्सेस इक्वल हों तभी मिलती है, अदरवाइज़ इसकी वैल्यू 0 होती है। 0 तो अब हो नहीं सकती, तो क्या रह जाएगा, ओनली 1। तो इसकी जगह पर आप 1 रिप्रेजेंट करेंगे, देन ए अल्फ़ा बीटा एंड गामा।
और ये वाली टर्म एज इट इज़ कर्ल एक्स बीटा अपॉन कर्ल एक्स डैश जे। दिस इज समीशन एंड दिस इज ए डैश आई जे आई। अब आप यहाँ पर आई को ना लिखने की बजाय इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए डैश जे, क्योंकि ये डमी सफिक्सिस हो गया। इक्वल टू समीशन ऑफ ये वाली टर्म एज इट इज़ दिस इज एक्स बीटा अपॉन कर्ल एक्स डैश जे ए अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब देखो हमें प्रूफ करना था, क्या वो प्रूफ हो गया? अब यहाँ पर जो आपको रैंक मिली है वो 2 कम हो चुकी है। देखो यहाँ पर सिर्फ 1 है, हमने टोटल रैंक क्या ली थी 3, लेकिन यहाँ 2 कम हो गई है। इसी तरीके से जब आप इस साइड देखोगे तो सेम डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, यानी कि हमें ये प्रूफ मिल गया कि अगर हम सफिक्सिस को इक्वल पुट करेंगे डमी सफिक्सिस की डेफिनेशन से, तो उसका मतलब होगा कि उसकी रैंक 2 कम हो जाएगी। और यही जो डेफिनेशन है वही कॉन्ट्रैक्शन की है। अब देखो मान लो आपके पास रैंक 3 मानी थी, और अगर रैंक 3 है तो आपको रैंक 1 रिजल्टेंट मिला। अगर रैंक 1 है तो इसका मतलब है कि एक वेक्टर क्वांटिटी आपको मिली, यानी कि आपने वेक्टर क्वांटिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको। ठीक है, अब ये प्रोसीजर तो हो गया कि हम कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सिमिलर तरीके से हम देखेंगे कि एक्सटेंशन क्या होता है। जिस तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्शन में 2 सफिक्सेस को इक्वल पुट करके रैंक 2 से डिक्रीज़ कर दिया, उसी तरीके से एक्सटेंशन में जो रैंक होगी वो 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। और वो कैसे? जो हम कोई क्वांटिटी अज्यूम करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करके जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा तो उसमें रैंक 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। जो एक्सटेंशन की डेफिनेशन होगी वो हो जाएगी बाय डिफ्रेंशिएटिंग ईच कंपोनेंट ऑफ ए टेंसर ऑफ रैंक अल्फ़ा। दैट मीन्स आपने कोई रैंक अल्फ़ा की क्वांटिटी को अज्यूम किया, देन उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो आपको जो न्यू रैंक मिलेगी वो अल्फ़ा प्लस 1 होगी। और यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद फॉर इंस्टेंस हो जाएगा कर्ल ए आई जे अपॉन कर्ल एक्स एल। आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? बी आई जे एल के। ये आप आगे यूज़ करोगे। चलो अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। उसके लिए आपको फिर से एक क्वांटिटी अज्यूम करनी पड़ेगी। हम इस बार सपोज करते हैं कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी एस को अज्यूम करते हैं जिसकी रैंक 0 है। अब अगर रैंक 0 है तो उसका चेंज किसके विद रेस्पेक्ट टू होगा? विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। अगर केस 3D का है तो 3D के केस में हो जाएगा कर्ल एस बाय में कर्ल एक्स, कर्ल एस बाय में कर्ल वाई, क्योंकि जो एस है, जो क्वांटिटी है, वो इन तीनों कंपोनेंट्स के विद रेस्पेक्ट टू ही चेंज होगी। अब मान लो हाँ, आपने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा था जब हमने लेक्चर 2 में आपने कोवेरिएंट के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। हम यहाँ पर उसी का यूज़ करेंगे। जैसे दोनों में ये डिफरेंस होता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम यूज़ करते हैं कंट्रावेरिएंट के लिए, और पार्शियल डिफरेंशियल को यूज़ करेंगे हम कोवेरिएंट के लिए। वही सेम डिफरेंस रहेगा यहाँ भी। अब देखो, जब हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कर्ल एक्स डैश, क्योंकि एस को विद रेस्पेक्ट टू एक्स चेंज करेंगे। और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई करने का मतलब है कि ट्रांसफॉर्म हो चुका सिस्टम किसके इक्वल होगा, वो हम लिखेंगे यहाँ। दैट विल बी कर्ल एक्स अपॉन कर्ल एक्स। और याद रखना यहाँ पर आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करोगे, न कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल को। दिस इज कर्ल एक्स चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डैश। ये डेफिनेशन थी। 3D का केस है तो हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी। अगर 1D का केस होता तो सिर्फ यही टर्म होती। देन
कर्ल एस बाय में कर्ल वाई बाय में कर्ल एक्स डैश, देन कर्ल एक्स बाय में कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स डैश। सिमिलर तरीके से हम एस को चेंज करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, दैट विल बी इक्वल टू कर्ल एस बाय में कर्ल एक्स बाय में कर्ल वाई डैश प्लस में कर्ल एस बाय में कर्ल वाई बाय में कर्ल वाई डैश प्लस में कर्ल एस बाय में कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई डैश। देन सिमिलर वे में आप एस को जेड के विद रेस्पेक्ट टू चेंज करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने एस को जो आपने स्केलर क्वांटिटी अज्यूम की थी उसको डिफ्रेंशिएट किया है। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है कि हमें रैंक 1 इंक्रीज हुई मिलनी चाहिए। तो इसको आप फर्दर कैसे लिखोगे, देखो कर्ल एक्स एल बाय में कर्ल एक्स डैश के। यहाँ पे कर्ल एक्स एल का क्या मतलब है, एक्स जो एल की वैल्यू है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, और हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो रिप्रेजेंटेशन दी थी कोऑर्डिनेट्स की वो x1 x2 x3 से ही दी थी, लेकिन हमने यहाँ एक्स वाई जेड की टर्म्स में ली है। लेकिन अगर आप x1 x2 x3 की टर्म्स में समझोगे तो आपको मिलेगा कि ये जो एक्स एल है ये इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई एंड जेड। अगर और टर्म्स होती तो आगे भी यूज़ होती, और ये किसके विद रेस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, कर्ल एक्स डैश के, यानी कि ये वाली वैल्यू। आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हो, that will be equal to alpha kl, these suffixes। अब देखो उसी तरीके से आपने इसको तो रिप्रेजेंट इससे कर लिया, और उसी तरीके से जब आप इस साइड से रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो जाएगा कर्ल एस डैश बाय में कर्ल एक्स डैश के। ये किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ अल्फ़ा के एल एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये तो सभी क्वांटिटीज़ के लिए कॉमन हो गया। और चेंज क्या होगा, कर्ल एक्स बाय में कर्ल एक्स एल। यहाँ ये जो एक्स एल है ये इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है x1 x2 एंड x3 को। अब आपको यहाँ से भी प्रूफ मिल गया कि जो रैंक है वो 1 इंक्रीज़ हो चुकी है। दैट मीन्स देखो आपने यहाँ पर कोई भी इंडिसेस यूज़ नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर जब आपने इसको रिप्रेजेंट किया तो रैंक 1 की क्वांटिटी मिली। सिमिलर आप राइट हैंड साइड भी देख सकते हो, यहाँ पे रैंक 1 है। अब आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी कैन से दैट कि जब हम स्केलर क्वांटिटी को एक्सटेंशन ऑपरेशन से डील करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, यही इसका प्रूफ है। और उसी तरीके से जब आप रैंक 3 को कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेशन से डील करेंगे तो आपको मिलेगी एक वेक्टर क्वांटिटी। ये रिवर्स है उसका, लेकिन इसमें रैंक 2 से डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर रैंक 1 से डिक्रीज़ होगा, यही इसका मेन सिग्निफिकेंस था। आप यहाँ पर एक नोट पॉइंट राइट डाउन कर लीजिए, वो क्या है, हम एक्सटेंशन जो है वो कब अप्लाई करेंगे, हम एक्सटेंशन को तब अप्लाई करेंगे जब कोई एक टेंसर क्वांटिटी दूसरी टेंसर क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही हो। हम उसको कैसे समझेंगे कि जो एक टेंसर क्वांटिटी है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नाउ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ़ ए टेंसर क्वांटिटी, इफ़ अ टेंसर डिपेंड्स on some other tensor, then we use extension. Now this lecture ends here and I hope so कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो क्वोशिएंट लॉ था हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। Now thank you.